नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 3 दिसंबर 2023 आने वाली है। आपको मालूम है इस तारीख का महत्व। 3 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और इन पर निगाह सबकी लगी हुई है, पूरे देश की लगी हुई है और मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की लगी हुई है। इसलिए नहीं कि इससे कुछ जो है कि सत्ता बदलने जा रही है केंद्र में। राज्यों में जो भी बदलाव होगा राज्यों में होगा। कांग्रेस को और विपक्षी दलों को उम्मीद है, कुछ विपक्षी दलों को उम्मीद है, कुछ विपक्षी दलों को आशंका है कि कांग्रेस जीत सकती है। आशंका इसलिए कह रहा हूं कि विपक्षी दलों को लग रहा है, जो कांग्रेस के साथ हैं वो इंडी अलायंस में, उनकी बात कर रहा हूं, उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस इन चुनावों में जीत गई तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उन राज्यों में मांगेगी जहां उसका जनाधार नहीं है और जहां उसका जनाधार है अपना, वहां कम से कम सीटें देने की कोशिश करेगी और वो कोशिश करेगी कि नेतृत्व तो इस गठबंधन का उसके हाथ में हो। अभी तक जो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, वो स्थिति बदल सकती है 3 दिसंबर के बाद। कांग्रेस उसी का इंतज़ार कर रही है। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है 3 दिसंबर से। उसको उम्मीद है कि वो छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार फिर से आएगी, राजस्थान में फिर से आएगी, मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी। उसके अलावा तेलंगाना में वो सत्ता में भी आ सकती है या सत्ता के करीब पहुंच सकती है और मिज़ोरम में भी यही स्थिति हो सकती है उसकी। तो 5 राज्यों में पहले से बेहतर प्रदर्शन छत्तीसगढ़ को छोड़कर करने की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन जो ज़मीनी वास्तविकता है वो इसके ठीक विपरीत है। कांग्रेस राजस्थान बुरी तरह से हार रही है। आप मेरी बात ये याद रखिएगा, 3 दिसंबर को फिर से देखिएगा इस वीडियो को। राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। क्लीन स्वीप से मेरा मतलब है कम से कम 150 सीटें जीतने जा रही है बीजेपी राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। कांग्रेस के लिए लड़ाई नज़दीक की है। 2 ही पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों में लड़ाई है। वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सीट शेयर और वोट शेयर का अंतर जो है, ऐसे में % भी वोट शेयर में अंतर आए तो सीट शेयर काफ़ी बढ़ जाता है, उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हारते हारते जीतने जा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार का इंतज़ाम खुद कर लिया था, लेकिन आखिर में आखिरी 1-1.5 महीने में उसको समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं वो पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है और अगर ये इस क्रम को जारी रखा तो हाथ से प्रदेश निकल जाएगा। लेकिन अब स्थिति ये है, जो अभी ज़मीनी हकीकत है, जो वास्तविकता है, उसमें दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। छत्तीसगढ़ के बारे में निश्चित रूप से मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 2018 का जो परिणाम था वो दोहराया नहीं जाएगा। यानी कांग्रेस को जो सीटें मिली थी, जितनी 71 सीटें, वो कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही हैं। बीजेपी को केवल 15 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फासला बहुत कम है। अगर बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल जाए तो ये चमत्कार और आश्चर्यजनक बात दोनों होगी। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी देर से शुरू किया, उसने 4.5 साल तक तो छत्तीसगढ़ की ओर पलटकर देखा ही नहीं 2018 का चुनाव हारने के बाद। आखिर तक ये तय नहीं था कि डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको टिकट भी मिलेगा कि नहीं, और वो ये भी नहीं तय कर पाई कि अगर डॉक्टर रमन सिंह उसके नेता नहीं है छत्तीसगढ़ में तो फिर कौन है। लेकिन एक जो है सामूहिक नेतृत्व की जो बात कही गई और फिर प्रधानमंत्री के नाम पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही गई, उसका असर हुआ है और स्थिति ये बनी है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता के बहुत करीब पहुंच गई है। सत्ता का जो फिनिशिंग लाइन है उसको क्रॉस कर पाएगी या नहीं, ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि जनजाति के लोग उसके साथ कितनी बड़ी तादाद में आते हैं। अगर गुजरात जैसा हुआ, गुजरात में जैसे जनजाति के लोगों ने साथ दिया भाजपा का, वैसे अगर छत्तीसगढ़ में जनजाति के लोगों ने भाजपा का साथ दिया तो आप मान कर चलिए कि फिर सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक ही मुद्दा है, बाकी सब मुद्दे गौड़ हैं।
भूपेश बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार का बहुत मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठाने में या उसको सुनियोजित ढंग से उठाने में कि जिससे उसका प्रभावी जो है वो परिणाम निकले, ऐसी कोई कोशिश की नहीं। प्रधानमंत्री के भाषणों के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के कैंपेन में भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पैनापन, जो अभियान का पैनापन होता है, वो कहीं दिखाई नहीं दिया, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का दिखाई दिया था बसवराज बोम्मई के और उनकी सरकार के खिलाफ। उस तरह का कोई अभियान, जबकि भ्रष्टाचार के मामले उससे कई गुना ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जिनके प्रमाण हैं। कर्नाटक में कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन एक ठेकेदार के बयान के आधार पर जो है उसको मुद्दा बनाया कांग्रेस ने और उसको जनता तक ले गई और जनता पर उसका असर हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई। राजस्थान में जो है वो नो ब्रेनर है। आप मान कर चलिए कि अशोक गहलोत की ये जो फ्री बीज की घोषणा है, इसने कुछ ज़रूर ये इंश्योर कर दिया है कि बीजेपी जो पहले लग रहा था शायद 165-70 तक पहुंच जाएगी, 150 तक रुक जाए, लेकिन 150 से कम आ जाएगी, इसकी संभावना बड़ी कम दिखाई देती है। लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार बनने में कोई संदेह नहीं है। तेलंगाना में पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ किस तरह से भाजपा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, बांदी संजय कुमार को हटाकर, के कविता के खिलाफ कोई एक्शन न लेकर, ये इम्प्रेशन बनने देकर कि केसीआर और बीजेपी के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इन सब का असर हुआ और मुस्लिम वोट जिस तरह से शिफ्ट होने को तैयार है कांग्रेस की तरफ, उसकी वजह से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार तो बनने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। लेकिन तेलंगाना में वो नंबर 2 की पार्टी फिर से बनने जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यही स्थिति मिज़ोरम में है। मिज़ोरम में भी कांग्रेस की सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। तो 5 राज्यों में से शायद छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मिल जाए, इसके अलावा कोई मिलने वाला नहीं। आप कल्पना कीजिए इस परिस्थिति की, मतलब जब ये रिजल्ट निकलेगा 3 दिसंबर को, ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की 2 राज्यों में तो सरकार बन ही गई है, हो सकता है तीसरे में भी बन जाए, तब स्थिति क्या होगी? स्थिति किसकी? राहुल गांधी के नेतृत्व की और इंडी अलायंस की। राहुल गांधी के नेतृत्व, अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीत जाती है और तेलंगाना में नंबर 2 भी आ जाती है, तो आप समझिए कि राहुल गांधी के नाम का जो है डंका बजने लगेगा और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी से बेहतर और कोई उम्मीदवार है नहीं, कोई नेता है नहीं। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, इसलिए उनका बड़ा हक बनता है विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व का। लेकिन विपक्षी गठबंधन में जिस तरह की दरारें आ रही हैं इन पिछले कुछ महीनों में, ख़ास तौर से मुंबई की बैठक के बाद, मुंबई में भी जो है कोई कन्वीनर नहीं चुना जा सका और उसके अलावा और कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं बन पाया और कोई जो है सेक्रेटेरिएट बने जो मुद्दों पर डिस्कस करे, उसके बाद तय करे कि राय क्या होगी, वैसा भी नहीं हुआ। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में आपने ग्राम पंचायत के चुनाव का नतीजे देखे, उसमें उद्धव ठाकरे का गुट और शरद पवार का गुट बुरी तरह से हार गया। तो मतलब महाराष्ट्र में ये गठबंधन और ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। अभी तक ये बंद मुट्ठी थी, ये लग रहा था कि शायद शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ उनका अपना जनाधार बचा हुआ है, भले ही एमएलए एमपी चले गए हों, लेकिन अब साबित हो गया कि जनाधार भी नहीं बचा हुआ है। उधर अखिलेश यादव जितना हमला बीजेपी पर करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आजकल कांग्रेस पार्टी पर कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं पर सीधे, उनको चिरकुट, कांग्रेस को चालू पार्टी कह दिया उन्होंने। अब इस तरह की भाषा कोई सहयोगी दल, कोई साथी दल या भविष्य में जो साथ आने वाले हों, ऐसे दल तो नहीं करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कर रहे हैं और उनकी नाराज़गी दिन पर दिन कांग्रेस पार्टी से बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं ये धोखा देने वाली पार्टी है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उधर नीतीश कुमार का बयान आपने सुना ही था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है इस गठबंधन की, वो विधानसभा चुनाव में लगी है और उसको इस गठबंधन को आगे बढ़ाने, इसको मजबूत करने में कोई रुचि दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो चाहती है कि सब कुछ उसके पास हो,
यानी गठबंधन में फैसले लेने का अधिकार उसके पास हो। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की दिली इच्छा है कि किसी तरह से राहुल गांधी की लीडरशिप स्टैब्लिश हो, जो पिछले 19 साल से नहीं हो पा रही है। लगातार 19 साल से कोशिश हो रही है और कम से कम पिछले 10 साल से तो बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है कि किसी तरह से राहुल गांधी को कम से कम नरेंद्र मोदी के बराबर का नेता मान लिया जाए, उनसे बड़ा भले न माना जाए, बराबर का नेता मान लिया जाए कि वही नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं और कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन हर बार राहुल गांधी जब बोलते हैं, जब वो किसी मुद्दे पर अपना बयान देते हैं, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि मुकाबला कहीं है नहीं। इस समय विपक्ष के कई पार्टियों को लग रहा है, खासतौर से बिहार में जो जाति की गणना हुई है उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई और अब विधानसभा से प्रस्ताव पास हो गया है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी जाए। उस सब से लग रहा है विपक्ष को कि उससे कम से कम एक मुद्दा लोकसभा चुनाव के लिए मिल गया है। लेकिन दो काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। बिहार दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तो बिहार की जो जाति गणना हुई है उस पर सवाल उठा दिया, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया। कहा कि ये इसमें जानबूझकर मुसलमानों और यादवों की संख्या बढ़ाकर बताई गई है। अब बढ़ाकर बताई गई है या नहीं, लेकिन एक शक तो पैदा कर दिया है। विभिन्न जातियों को लग रहा है कि हमारी संख्या कम बताई गई है, तो एक संदेह तो, और उसके अलावा इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है इस सर्वे की। ये संवैधानिक रूप से मान्य जो है सर्वे नहीं है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी ने ये संकेत दे दिया, कह दिया कि हम जाति की गणना के कभी खिलाफ ही नहीं थे, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे। यानी भाजपा ने कह दिया है अगर जाति की गणना कराना ज़रूरी हुआ तो वो भी इसके लिए तैयार है। तो विपक्ष के हाथ से उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसको छीनने की तैयारी कर ली है। दूसरा, किसी भी पार्टी का किसी भी मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसके नेताओं के बयान नहीं होते, नीतिगत घोषणा नहीं होती, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि पिछले दिनों में जब उसको मौका मिला तब उसने क्या किया। बीजेपी को जब मौका मिला पिछले 10 सालों में उसने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, खास तौर से अति पिछड़ा वर्ग को एम्पावर करने की हर संभव कोशिश की है। चाहे वो पार्टी के संगठन में हो, चाहे स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा तक टिकट देने का मामला हो, चाहे राज्य के मंत्रिमंडल में और फिर केंद्र के मंत्रिमंडल में जगह देने की बात हो, या पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का मामला हो। इन सब मामलों में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड खुद बोल रहा है। बीजेपी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच में बीजेपी को विलेन बनाने की इंडी अलायंस की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। आखिर में जब मुकाबला होगा तो यही होगा कि कौन क्या कर सकता है और किसने क्या किया है। मंडलवादी पार्टियों को ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा उनके लिए ये बताना कि उनको सत्ता मिली जब 1990 के बाद, उसके बाद से उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया। उनको न तो संगठन में हिस्सेदारी दी, न सत्ता में हिस्सेदारी दी, न उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया। ये तीनों काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। संगठन में स्थान दिया, सरकार में स्थान दिया और प्रधानमंत्री ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग बनाया। ये लाभार्थी इसी वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग। उनके जीवन स्तर में जो बदलाव आया है सरकार की योजनाओं से, केंद्र सरकार की योजनाओं से, उसका असर लोगों पर हो रहा है। उनके जीवन स्तर में जिस तरह का बदलाव आया है, पहले से बेहतर हुआ है, उसका मुकाबला किसी नीतिगत घोषणा से नहीं किया जा सकता। जो काम हुआ है, जो ज़मीन पर हो चुका है, जिसका लाभ लोगों को मिल चुका है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन कोरोना के समय मिलना शुरू हुआ और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की एक सभा में घोषणा की और सरकार ने उसका आदेश भी जारी कर दिया कि इसे अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अगले 5 साल तक इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा। यानी उन्हें रोटी की चिंता नहीं है, उनका परिवार, उनके बच्चे
भूखे पेट नहीं सोएंगे कभी, ये सुनिश्चित कर दिया है मोदी सरकार ने। अब इससे ये चीज़ जो है, देखिए आप किसी को और कुछ भी दे दें, लेकिन अगर आप गरीब का पेट भर देते हैं तो उससे ज़्यादा उसका भला और कुछ नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है कि गरीब आदमी को पेट भरने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आज तक पिछले 75 साल में कोई सरकार किसी राज्य में, किसी ज़िले में नहीं कर पाई, जो मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया है। तो ये केवल जाति की गणना हम कराएंगे, ये कहने से लोग इस सबको भूल जाएंगे, तो इससे बड़ी गलतफहमी और क्या हो सकती है। तो 3 दिसंबर के बाद इंडी अलायंस का भविष्य तय होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व का भी भविष्य एक तरह से आखिरी बार तय हो जाएगा कि राहुल गांधी के, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि संसदीय जनतंत्र में किसी नेता की ताकत या उसका प्रभाव, उसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आखिर में उसका एक ही टेस्ट है, और वो है वोट दिलाने की क्षमता, जो राहुल गांधी में दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि ये 5 राज्यों में अगर अच्छा परिणाम आया उसके हक में, तो ये दावा कर सकेंगे कि राहुल गांधी के नाम पर वोट मिला, और नहीं आया तब, जो कि नहीं आना है। इसलिए वोट दिलाने की जो क्षमता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, वो देश के और किसी नेता में नहीं है। और अब चुनाव किसी राज्य का नहीं होने जा रहा है कि किसी रीजनल पार्टी से तुलना हो, चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है 2024 का। तो प्रधानमंत्री, उनकी टीम की हैट्रिक लगने वाली है, ये बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।